एजुकेशन यानी शिक्षा, जो कि बहुत ज़्यादा एक बेसिक नेसेसिटी में काउंट होता है, क्योंकि अगर हमने एक पॉपुलेशन को इस जैसी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करी तो उस देश का कभी भी कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, हम हमारे अब देश की बात करेंगे, एजुकेशन सिस्टम की, इंडिया की। हमारा इंडिया एजुकेशन सिस्टम पे बहुत फोकस करता है, लेकिन वो एक चीज़ की कमी कर देता है, जो कि होती है प्रैक्टिकल नॉलेज। एजुकेशन का केवल मतलब ये नहीं है कि आप किताबों के साथ रटो या फिर रटते रहो, गणित रटो, साइंस रटो, मतलब सिर्फ रटना किसी भी एजुकेशन का एम नहीं है। वो रट के आप कौन सा मैथ्स का चैप्टर रट के आप बाहर समाज में कुछ कर पाओगे। असली एजुकेशन का मतलब होता है लर्निंग करना। लर्निंग से मेरा मतलब फिर से रटना नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज इंप्लीमेंट करना। जैसे साइंस के चैप्टर्स आप असली ज़िंदगी में विजुलाइज कर पा रहे हो, इससे आप लर्निंग कहोगे, इससे आप कहोगे कि आपने कुछ लर्न करा है, कुछ एजुकेशन ग्रहण करी है। लेकिन हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे ऊपर वोकेशनल लर्निंग पे फोकस नहीं होता है, हमारे को एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे फोकस नहीं करवाया जाता है, हमें सिर्फ किताबों के साथ पूरे दिन स्कूल में छोड़ दिया जाता है। इस बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे आखिर तक, और हम कंपेयर करेंगे दो कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम में। एक तो ऑफकोर्स हमारा इंडिया का, और एक बहुत अच्छी एजुकेशन सिस्टम वाला हमारा एक कंट्री होगा। और दूसरी बात, आज हम एक केस स्टडी पे भी बात करेंगे, जो कि दिल्ली के एलजी और सीएम मिस्टर अरविंद केजरीवाल के बीच का जो डिस्प्यूट है उसके बारे में होगा। तो चलते हैं आज पॉलिटिकल एजुकेशनल दुनिया में। चलिए, प्लेन पकड़े, सीट बेल्ट बांधे और चैप्टर 1, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना का केस। इस केस में बेसिकली क्या है कि दिल्ली के सीएम, आपको पता होगा जैसे मिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा एलजी जी के सामने कि हमें हमारे 30 प्राइमरी टीचर्स जो कि गवर्नमेंट स्कूल के हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल्स के भेजते हैं फिनलैंड में, ताकि वो वहाँ से एजुकेशन ग्रहण करें, हमारी कंट्री में आए और हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाएं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या टीचर्स ही ट्रेंड नहीं है गवर्नमेंट स्कूल्स के? ऐसा नहीं है। फिनलैंड में इसलिए क्योंकि फिनलैंड बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम वाला कंट्री है, बहुत अच्छा उसका एजुकेशन सिस्टम है, जिसके हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में। दूसरी बात, एजुकेशन। अब आप सबके मन में आएगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स की टीचर्स को ही क्यों? क्योंकि क्या होता है, थोड़ा सा अभी भी वो जो डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है ना, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, मिटी नहीं है, उसकी रूट्स अभी तक हमारे देश में टिकी हुई है। चाहे बाकी का पेड़ काट दिया हमने, लेकिन रूट्स अभी तक टिकी हुई है, जिसे ख़त्म करने में भी टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन सबको बराबर मिलनी चाहिए, और ऐसा कोई नहीं है कि मैं अमीर हूँ तो मुझे ज़्यादा एजुकेशन मिलेगी और दूसरा गरीब है तो उसे कम एजुकेशन दे रहे हैं। एजुकेशन 8 to 14 सबके पास एजुकेशन का राइट है हमारी कंट्री में, फ्री एजुकेशन का। तो इसी बात को उन्होंने रखते हुए एलजी के सामने प्रस्ताव रखा, लेकिन एलजी ने 2 बार उस प्रस्ताव को मना कर दिया कि हमें नहीं भेजना। इस बात पे सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक लाइन कही कि ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्लाह दीवाना जैसा हो गया और एलजी हमारे सिर पर बैठे हैं। इसका अर्थ है कि एलजी जो है उस काम में दखल दे रहे हैं, उस काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं जो उनसे रिलेटेड नहीं है, और वो हमारे सिर पर बैठे हुए हैं। उन्होंने ऐसा कहा। एक बात देखा जाए तो सही भी है अरविंद केजरीवाल जी की, कि वो एजुकेशन सबको बराबर देना चाहते हैं। और आप एक बात मानोगे कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में काफ़ी एनरोलमेंट बढ़ गया है, प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट हो चुका है। इस चीज़ का बेसिक सा कारण ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि स्कूल जाना है आपको, आपने स्कूल के लिए फ़ीस के पैसे दिए, उसके बाद अब आपको गवर्नमेंट स्कूल में जब अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी और आपको कम फीस में अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी। अब तो फिनलैंड में अगर टीचर्स अगर बाय चांस जाके आ जाएं तो लोगों के मन में होगा, यार फिनलैंड से एजुकेशन मिली है उन्हें, टॉप कंट्रीज़ में से, तो वो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में और एनरोलमेंट बढ़ जाएगा। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स अब बहुत अच्छे हो रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स के कंपैरेटिवली में। अब हम बात करेंगे चैप्टर 2 की। चैप्टर 2, इंडिया वर्सेस फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम। कौन सा बेहतर है, इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही मिल जाना चाहिए था, जो कि है फिनलैंड। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम क्यों बेहतर है, उसके जवाब आपको अब मिल जाएंगे। पहला फीचर, स्टूडेंट्स के लिए अभी हम बात करते हैं, वहाँ पे कोई बच्चों को फेल नहीं करता अगर उनके मार्क्स कम आ जाए। ये बात सही है, क्योंकि अगर आप बच्चों को फेल कर दोगे तो वो उसी क्लास में अटके रहेंगे, 2 साल उनके बर्बाद हो जाएंगे। इस चीज़ का क्या फ़ायदा?
दूसरी बात जो कि है कि प्ले स्कूल फ्री है, वहाँ पे प्ले स्कूल यानी जो बच्चों का स्कूल होता है UKG LKG तक हमारी कंट्री में, वहाँ पे वो फ्री है पूरा। तीसरा 7वीं तक की 7 एज के बच्चों को स्कूल जाना कंपल्सरी नहीं है, 7 एज तक की उम्र तक। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स है, क्योंकि अगर ये हमारी कंट्री के हम एजुकेशन सिस्टम में डाल देना तो हमारी कंट्री भी ग्रो करने लग जाएगी। वहाँ पे होमवर्क भी बहुत कम मिलता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं घर जाके वही रटा रटाया जो स्कूल में पढ़ा है उसका होमवर्क करने लग जाते हैं, कॉपी करते हैं। कोई होमवर्क, बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि होमवर्क खुद से करते हैं, बाकी सब टेपरे होते हैं, अगले दिन जाके पूछेंगे नोटबुक दे दो और हमें टेपना है। तो ऐसे होमवर्क का क्या फ़ायदा? होमवर्क का क्या मतलब है? घर का काम, गृह कार्य। और गृह कार्य क्यों देते हैं? ताकि जो आपने स्कूल में पढ़ा है उसे रिवाइज करो। आपको रिवाइज करना है तो आप टेप के थोड़ी ना रिवाइज करोगे, तो इसलिए बहुत कम होमवर्क देता है, उन्हें भी पता है। हर 15 मिनट का, हर पीरियड के बीच में हर 15 मिनट का प्ले टाइम मिलता है, यानी पीटी पीरियड जिसको हम कहते हैं, जिसके लिए हम तरसते हैं लिटरली। हमारे इंडिया में 1 या 2 पीटी पीरियड होते हैं हाई स्कूल यानी 9 से 12 तक, मतलब जो बड़े स्कूल्स होते हैं, समझ रहे हो ना आप? तो वहाँ पे सिर्फ 2 या 1 पीटी होता है, एक ही होता है ज़्यादातर स्कूल्स में, और वो भी लगता बहुत कम है। कोई टीचर ले लेगी किसी सब्जेक्ट की, ले लिया तो हम तरसते रहते हैं उनके सामने। ऐसा क्यों? मतलब हम खेलने के समय को पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। पढ़ाई जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारा खेलने का समय इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे हर एक लेसन, वहाँ पे पीरियड को लेसन बोलते हैं, हर एक लेसन के बीच में, जैसे फर्स्ट पीरियड तो फिर पीटी पीरियड, फिर फर्स्ट सेकंड पीरियड, फिर पीटी पीरियड, वहाँ पे हर एक पीरियड के बाद 15 मिनट का खेलने का समय होता है, और वहाँ पे खेल सकते हैं बच्चे। वहाँ पे स्कूल बहुत छोटे होते हैं, छोटे से मेरा मतलब है वहाँ पे बच्चे बहुत कम होते हैं, ताकि हर एक टीचर हर एक बच्चे पे फोकस कर पाए। टीचिंग यानी वहाँ पे टीचर्स कैसे सिलेक्ट होते हैं और क्या प्रोसीजर होता है? तो टीचर्स को वो सिलेक्ट करते हैं नेशन की टॉप 10% ग्रेजुएट से, यानी जो ग्रेजुएशन करते हैं उनमें से टॉप 10 जो लोग होंगे उनका वो सिलेक्शन कर देंगे टीचर्स में। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर एक टीचर ही एक्सपीरियंस नहीं है, अगर मुझे नहीं पता कि 9th में क्या है, तो मैं किसी को 9th कैसे पढ़ा दूंगा? अभी थोड़ी ना मैं घर से रट के आ रहा हूँ, फिर उसे कैसे पढ़ाना है, वही सेम रटा रटाया मेथड मैं बोलूँगा। कोई मेरे से पूछेगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं बता ही नहीं पाऊंगा। और हमारे इंडिया में यही होता है। अब बहुत कम टीचर्स हैं हमारे इंडिया में जो हर फॉर्मूले का मैथ्स में लॉजिक बताएंगे। बहुत कम टीचर्स हैं हमारे इंडिया में जो आपको इंग्लिश नहीं, साइंस का लॉजिक बताते हैं। सब रटने में वो बिलीव कर रहे हैं आजकल। क्यों? हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बदलना नहीं चाहता है, जबकि बहुत पुराने वे से चल रहा है और इसे बदलना पड़ेगा, वरना हमारा कंट्री आगे नहीं बढ़ पाएगा, हम डेवलपिंग से डेवलप नहीं हो पाएंगे। दूसरा, यहाँ पे ये जब टीचर्स जॉब करते रहते हैं तो इनकी ट्रेनिंग चलती रहती है और चलती रहती है। तीसरा, यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, जो उनके कलीग्स होते हैं, यानी टीचर्स के साथ जो और टीचर्स होते हैं, वो उनसे डिस्कशन करते रहते हैं कि आप कैसे पढ़ाते हो, मुझे अपना एक बार वे बताओ। फिर वो अपना वे उसे बताते हैं, और सारे ऐसे डिस्कशन करके ख़त्म करते हैं। यानी ख़त्म से मेरा मतलब है कि ऐसे सारे डिस्कशन करके एक अच्छा टीचिंग वे बनाते हैं। क्योंकि एक बात हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से सीखी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लंबे समय में बना है, डिस्कशन से बना है, और 12 कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स उसके लग गए हैं। आप नेट पे जाके चेक कर सकते हो, 12 कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, टॉपिक्स हटते नहीं हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जैसे सारे कॉन्स्टिट्यूशंस का मिक्सचर है, वैसे ही अगर सारे ओपिनियंस एक मिक्स कर जाएंगे तो जो आखिरी वाला ओपिनियन होगा वो बेस्ट ओपिनियन होता है। उसी ख्याल से फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। और अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन कि वहाँ का काम चलता कैसे है, वो करते कैसे, एक सिस्टम कैसा बना हुआ है। तो अगर आप सिस्टम की बात करो तो वो एक टॉप सिस्टम वाली कंट्री है एजुकेशन के मामले में। क्योंकि आप पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे कोई भी मार्क्स पे नहीं ध्यान देगा। जैसे यहाँ पे बोर्ड में 100 लाने हैं, 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, कितनी बड़ी बात है। लेकिन अगर आप उसी टॉपर से जाके पूछो कि समाज में जीते कैसे हैं, उसे पता ही नहीं होगा, वो ब्लैंक होगा, तो फिर फ़ायदा कैसे लड़ने का। एनसीईआरटी की बुक वही पुराने टॉपिक्स को लेके चल रही है, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स डालो जो आज की ज़िंदगी में चाहिए। और एसएसटी की बात करो, एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर साल अपडेट मांगता है, पर उनकी किताबें 2011 के सेंसस के हिसाब से पड़ी हुई है। और 2011 का सेंसस कितना पुराना है। हमारे देश ने कोरोना की 4 लहरें झेली, 11 साल हो गए, 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव आ गया। हमें देखना तो होगा कितना डेवलपमेंट है। सेंसस एक चीज़ के लिए इसलिए करा जाता है
ताकि आप एक देख सको कि आपके देश ने उस समय से इस समय तक कितनी तरक्की कर लिया। नॉर्मली ये पीरियड 10 साल का होता था, लेकिन 2011 के बाद ये सेंसस 2021 में होना था। कोविड के कारण इसे और आगे शिफ्ट कर दिया गया और अब पता नहीं कब होएगा भी नहीं होएगा ये तो पता ही नहीं, लेकिन होना तो चाहिए। दूसरी बात फिनलैंड के सिस्टम की, जैसे आपको पता है मार्क्स पे ध्यान नहीं देते, वहाँ पे बच्चे के एक चीज़ पे ध्यान देंगे कि वो नेशन को कैसे बेनिफिट देगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें हमारी कंट्री में, कोई नहीं सोचता नेशन को कैसे बेनिफिट मिल रहा है। उस 100 मार्क्स के मैथ्स वाले टॉपर से आपको नेशन से क्या बेनिफिट मिलेगा। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम इसलिए बेस्ट है क्योंकि वहाँ पे वोकेशनल सब्जेक्ट्स पर ध्यान दिया जाता है। तो आप देखिए कि हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को कितना बदलने की ज़रूरत है। ना यहाँ पे वोकेशनल सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया जाता है। आप साइंस और मैथ्स रट के कभी भी ज़िंदगी नहीं बिता सकते। हाँ, एक बात श्योर है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को समझ रहे हो तो आपको उसको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, और उसी चीज़ का उस कंट्री में ध्यान रखा जाता है। तभी हमारे खुद के देश के टीचर्स दूसरे देश से कुछ लेके आ रहे हैं, ज्ञान लेके आ रहे हैं। हमारा देश ज्ञान का भंडार हुआ करता था एक ज़माने में, और इसका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए था जैसा हमने सोचा था जब देश आज़ाद हुआ था। लेकिन 75 साल हो गए हैं, किताब वहीं की वहीं है, जो सब्जेक्ट्स पहले थे वो वही के वही हैं। इको में क्या फ़ायदा उस रेट्स को पढ़ा के जो कि पुराने पड़ गए हैं, उस चीज़ को क्या पढ़ा के फ़ायदा जो हो चुकी है, और जो होना है उसके बारे में बताना ही नहीं। हमारा इंडिया 2023 में आ चुका है अब, और इस साल वो 76th इंडिपेंडेंस ईयर मनाएगा अपना। हमें सोचना चाहिए कि हमने क्या प्रीएम्बल की वैल्यूज़ को फॉलो करा है एजुकेशन वाली। हमने कल्चर एजुकेशन दी है, वहाँ पे आपको रिलीजन की पढ़ाई भी कराई जाती है। और एक बात और आपको इस एजुकेशन सिस्टम की बताना भूल गया, जो कि बहुत मतलब लोगों को बहुत चक्का कर सकती है वो बात, कि वहाँ पे इंग्लिश एक पूरी दुनिया में पता नहीं लोगों को क्या पसंद है फैली हुई है, वो वहाँ पे थर्ड क्लास से पढ़ाई जाती है, उससे पहले नहीं पढ़ाई जाती। और हमारे इंडिया में हम प्री स्कूल चलना सीखे नहीं, लेकिन इंग्लिश पढ़ना सीख गए। और वहाँ पे उनकी खुद की नेशनल लैंग्वेज फिनिश, जो उनकी खुद की भाषा है फिनलैंड की फिनिश, तो वहाँ पे उस भाषा को सिखाया जाता है। लेकिन हमारे देश में हम अपनी हिंदी को ऑप्शनल बना रखा है 9th में CBSE के अकॉर्डिंग। खैर इस टॉपिक पे भी बाद में बात करेंगे कभी, वरना हम टॉपिक से भटक जाएंगे। तो अब हम जाने वाले हैं फाइनल कंक्लूजन पे कि क्या हमारा देश अपना एजुकेशन सिस्टम सुधार सकता है और क्या डिफरेंस है इन दोनों। फाइनली पूरी वीडियो आपने सुनी और अब हम आ गए हैं कंक्लूजन यानी निष्कर्ष पर, यानी एंडिंग पर। एंडिंग में अगर हम बात करें तो पूरी वीडियो से आपको एक ही चीज की समरी मिलती है कि हमने पूरी वीडियो में फोकस करा है एजुकेशन सिस्टम पर। हमने इंडिया और फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर नहीं करा है, हमने उन दोनों के गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स समझे हैं। इंडिया के बैड पॉइंट्स क्योंकि इंडिया के बहुत सारे बैड पॉइंट्स हैं, और फिनलैंड के गुड पॉइंट्स क्योंकि वो बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम वाला कंट्री है। अगर हमने एक अच्छे इंसान से अच्छी चीजें उसकी ग्रहण कर ली तो हम भी अच्छे बन जाएंगे। वैसे ही हम फिनलैंड से उसकी अच्छी चीजें ग्रहण करके हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा बना सकते हैं। एक बात, अगर इंडिया ने अपने एजुकेशन सिस्टम पर बहुत ध्यान दे लिया ना, तो इंडिया एक बहुत अच्छी और डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी और टॉप 1 पे पहुंच जाएगी। क्योंकि हमें अपने एजुकेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। और अगर हमने किसी एक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जैसे कि हमारी, और अगर हमने इसी पॉपुलेशन पर इन्वेस्टमेंट कर दी तो वो हाई रिटर्न्स देगी। किस मामले में? कि सारे लोग जो है वो इंडिया के लिए एक रिसोर्स बन जाएंगे, वो एम्प्लॉयड होंगे, कोई ना कोई जॉब कर रहे होंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। हमारे इंडिया में एजुकेशनल सिस्टम में वोकेशनल लर्निंग पर ध्यान देना है, ऐसी स्किल्स सिखानी है, ऐसी वैल्यूज सिखानी है जो रियल लाइफ से रिलेटेड हो। और अगर हमने ये कर लिया तो हमारा इंडिया बहुत अच्छा बन जाएगा। और फाइनली बड़े दिनों के बाद ये वाली वीडियो आई थी, वो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर कुछ भी नया सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने में, और हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहती है, कॉमेडी, फैक्ट और सब कुछ का मिक्सचर। इसलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो और देखते रहो विश्व को। गुड बाय।